हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम एंड वांडाविजन का एपिसोड 6 वाज माइंड ब्लोइंग। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया अपनी एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर कि उसके अंदर क्या क्या हुआ है। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो पहले मैं कहूंगा वो एक बार जाके देख लो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईस्टर एग्स के बारे में और हिडन डिटेल्स के बारे में, जो कि छोटी छोटी डिटेल मैंने नोटिस की है इस एपिसोड के अंदर। सो हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। अब अगर चैनल पे आई गए हो तो सब्सक्राइब करो और आधा काम मत करना, बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करना। सबसे पहले अगर इंट्रो की बात करें तो इंट्रो हमारा ओमाज है एक 2000s के अंदर एक सीरीज आती है जिसका नाम था मैल्कम इन द मिडल। तो बिल्कुल सेम उसकी तरह इंट्रो है, उसी तरह कलर इस्तेमाल किए गए, उसी की तरह जो शो स्टाइल होता है वही इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद अगर आप सॉन्ग को गौर से सुनेंगे तो जो सॉन्ग के लिरिक्स हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। थोड़ा सा डिटेल उसके अंदर है। सॉन्ग की लिरिक्स कहती हैं कि इल्यूजन को ब्रेक मत करो, केओस को खत्म मत करो, बस बैठो और टीवी शो को अपना जो भी चल रहा है उसको एंजॉय करो। बेसिकली ये बता रहा है कि वांडा की रियलिटी में जो इल्यूजन बना हुआ है उसको ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से बैठो एंजॉय करो क्योंकि तुम्हें परफेक्ट लाइफ मिल चुकी है। तो ये सॉन्ग काफी ज्यादा सटल रेफरेंस है कि वांडा की रियलिटी में क्या हो रहा है। तीसरी चीज जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि बिली और टॉमी अपने कमरे के अंदर डांस रेवोल्यूशन खेल रहे होते हैं और वहां पे जो है हमारा बिली हार जाता है लेकिन टॉमी नहीं हारता। क्यों? क्योंकि डांस रेवोल्यूशन के अंदर आपको फास्ट होने की जरूरत होती है और टॉमी एकदम फास्ट है अपने मामा की तरह, तो ऑब्वियसली वो ये गेम जीत जाता है। तो ये काफी अच्छी डिटेल मुझे लगी। उसके बाद हमें देखने को मिलता है जब वांडा अपनी कॉमिक एक्यूरेट सूट में ऊपर से वो नीचे आती है तब बिली उसको कहता है कि क्या तुम कोई रेड राइडिंग हुड हो, ओल्ड वाली। तो एक्चुअली में जिसको नहीं पता मैं आपको बताता हूँ, रेड राइडिंग हुड एक बच्चों की कहानी है। तो एक छोटा सा रेफरेंस है क्योंकि वो बच्ची उसमें लाल कपड़े पहनती है और यहाँ पे भी उसने देख रखा है कि स्कारलेट विच ने हमारी वांडा ने लाल कपड़े पहन रखे हैं। तो एक छोटा सा ईस्टर एग था बच्चों की कहानी का। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जब तीनों बैठकर फ्लोर पे खेल रहे होते हैं, यानी क्विक सिल्वर और बिली एंड टॉमी तीनों खेल रहे होते हैं, तब वो कोल्ड ड्रिंक को शॉटगन करते हैं। अब आप शॉटगन करना नहीं जानते हो तो बेसिकली जो बियर का कैन होता है या फिर जो कोल्ड ड्रिंक का कैन होता है उसमें एक छेद होता है, ऊपर से दबाते हैं और नीचे से पीते हैं। इसको शॉटगन करना कहते हैं। ये छोटी सी चीज मुझे काफी अच्छी लगी, लेकिन विजन इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली उसको ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों को कुछ गलत सिखा रहा है पीटर। उसके अगले सीन में जब विजन जाने वाला होता है बाहर तो पिएट्रो कहता है कि उसके पास XY क्रोमोसोम जीन है, यानी उसके लिए फादर फिगर ऑलरेडी है। अब बेसिकली XY से कुछ नहीं है क्योंकि XY का मतलब होता है एक मेल पर्सन। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो ये कहता है कि एक फादर फिगर है जो कि ये बताता है कि उसके हाथ में कंट्रोल में ये दोनों के दोनों बच्चे हैं। तो ऑब्वियसली शो के अंदर जो टोन चल रही है वो ये है कि पिएट्रो के कंट्रोल में ही ये दोनों बच्चे बेसिकली उसको ज्यादा ही अच्छा मानते हैं और वो कह रहा है कि फादर फिगर की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो हूं इनको कंट्रोल करने के लिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप समझ जाना कि वो कंट्रोल करने की बात कर रहा है। उसके बाद जब विजन बाहर जा रहा होता है घर से तो वांडा को कहता है वांडा बी गुड। इसका मतलब यह है कि वो जानता है कि वांडा पूरे टाउन को कंट्रोल कर रही है और वो चाहता है कि कंट्रोल में रहे, इसलिए वो वांडा को बोल के जाता है बी गुड। और वांडा भी ये बात समझ जाती है कि हाँ मुझे अच्छा बन के रहना पड़ेगा एंड विजन ये बात जानता है कि वांडा सब कुछ कंट्रोल कर रही है। सो ये डिटेल मुझे काफी अच्छी लगी। उसके अगले सीन में हम देख सकते हैं कि इवन पीटर्स के लेफ्ट शोल्डर पे एक टैटू हमें देखने को मिलता है जो कि काफी लोग कह रहे थे HOM है यानी हाउस ऑफ एम, बट ऐसा एक्चुअली में नहीं है। उनके लेफ्ट शोल्डर पे मॉम का टैटू है जो कि उन्होंने अपनी रियल लाइफ में बनवा रखा है। तो MCU के अंदर उसको रिमूव नहीं किया गया और कुछ नहीं है, लेकिन मॉम से मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस भी समझ सकते हो, लेकिन ये रियल टैटू है और कुछ नहीं है इसके अलावा। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि उसके हाथ में 2 शेविंग क्रीम के बॉटल हैं, एक है रेड और एक है ग्रीन। तो ये सिग्निफाई करता है रेड यानी बिली और ग्रीन हो गया टॉमी। तो ऑब्वियसली उसके हाथ में ये दोनों कैन है, मतलब उसके हाथ में ये दोनों बच्चे कंट्रोल में हैं। अगेन ये बात छोटा सा रेफरेंस है कि बच्चे जो हैं उसके कंट्रोल में है। हैलोवीन वाले अगले सीन के अंदर हम देख सकते हैं हमें एक बड़ी सी कैट दिखाई जाती है और विचेस के साथ में खड़ी हुई है। ये एक्चुअली में एक रेफरेंस है एगथा हार्कनेस की कैट का जो कि ब्लैक कलर की थी और अपना शेप शिफ्ट कर सकती थी। तो ये मुझे एक रेफरेंस मिला और साथ साथ हम देख सकते हैं 2-3 विच भी खड़ी हैं। अगले सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि पिएट्रो के जो बाल है वो उसके कॉमिक एक्यूरेट बाल तो हैं लेकिन साथ साथ वो डेविल के हॉर्न की तरह भी लगते हैं, जो कि शायद अगेन एक रेफरेंस हो सकता है मेफिस्टो का। साथ साथ वो कहता है बच्चों को अनलीश हेल डीमन स्पॉन। इसका मतलब है कि डीमन के बच्चों जाओ तबाही मचा दो। और ऑब्वियसली ये बात आप जानते हैं कि डीमन के बच्चे का मतलब क्या है, कि ऑब्वियसली वो मेफिस्टो के बच्चे हैं और जाओ तबाही मचा दो। अगेन एक सटल रेफरेंस कि शायद जो बच्चे हैं वो रियल नहीं है और मेफिस्टो की सोल के फ्रैगमेंट है। ऐसा हो सकता है, शायद मैं ऐसा सोच रहा हूँ, लेकिन जो डायलॉग है उससे तो यही लगता है। अब अगले सीन में हम देख सकते हैं कि हब जो है वो कॉम पे सुन रहा होता है क्या क्या हो रहा है, लेकिन पहले वो बोलता है उसके बाद वो होता है। पहले वो कहता है कि जैक एंड द लैंटर्स टूट गए हैं, उसके बाद वो तोड़े जाते हैं। उसके बाद वो कहता है कैंडी चोरी गई हो गई, तो उसके बाद चोरी की जाती है। ऐसा मुझे लग रहा है जैसे शो के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता कि अब ये काम होना चाहिए, अब ये काम होना चाहिए, ऐसा ही मुझे कुछ लग रहा है। तो हब बोल रहा है कि अब कैंडी चोरी हो गई है, उसके बाद कैंडी चोरी हो जाती है। शायद ये टीवी सिटकॉम है और सबको पता है, बस वांडा को नहीं पता कि सब लोग एक्टिंग कर रहे हैं।
वांडा इसी सीन के अंदर कहती है किक एस, जो कि एक मूवी है जिसमें हमारे एरन टेलर जॉनसन यानी कि पुराने वाले क्विक सिल्वर और हमारे इवन पीटर्स जो कि नया क्विक सिल्वर हमारा प्ले कर रहे हैं, इन दोनों का जो रोल था उस मूवी के अंदर मेन था। तो ये एक सटल रेफरेंस है इस मूवी का। अगले सीन में जो हमें एक कमर्शियल दिखाया जाता है जिसमें एक बच्चे को शार्क आके योगर्ट पकड़ाता है। एक्चुअली में अगर उसका डायलॉग आप सुनेंगे तो काफी ज्यादा रेफरेंस आपको सुनने को मिल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये कहता है कि व्हेन आई वाज हंग्री आई स्नैक्ड ऑन योर मैजिक, मतलब जब मैं भूखा था तब मैंने यो मैजिक का मतलब है योर मैजिक, तो मैंने तुम्हारे मैजिक का इस्तेमाल करके अपने आप को फीड किया। तो ऑब्वियसली ये एक रेफरेंस है नाइटमेयर का या फिर मफिस्टो का, जो कि वांडा की पावर्स के ऊपर जी रहा है, अपने आप को फीड कर रहा है और वांडा को उसके बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा, क्योंकि वो बच्चे जो है वो योगर्ट के पैकेट को खोलता रह जाता है लेकिन वो उससे खुलता नहीं है। यानी वांडा को जो भी चीज मिली है वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। और शार्क वो डीमन था जो कि वांडा के मैजिक के ऊपर फीड कर रहा है और उसकी मैजिक पावर्स का इस्तेमाल करके अपने आप को पूरा का पूरा प्रोग्रेस कर रहा है। हैलोवीन वाले टाइम स्क्वायर के सीन के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक थिएटर दिखाया जाता है जहाँ पे 2 मूवी लगी हुई हैं। पहली मूवी है द इनक्रेडिबल्स। ऑब्वियसली एक मूवी है इनक्रेडिबल्स, आपने देखी होगी, जिसमें एक फैमिली है जो कि सुपर हीरो की फैमिली है। अब ऑब्वियसली अभी अब जानते हैं कि हम इस सुपर हीरो फैमिली को ही देख रहे हैं, यानी वांडा विजन के 2 बच्चे और उनका एक मामा। तो ये सुपर हीरो फैमिली है तो एक रेफरेंस इसका हो सकता है। सेकंड मूवी का नाम है पेरेंट ट्रैप, जो कि मूवी है एक ट्विंस के बारे में जो कि अपने पेरेंट्स की लड़ाई को सॉल्व करवाने में लगे हुए हैं। और ऑब्वियसली शो की शुरुआत में हमने देखा किस तरह से बिली एंड टॉमी अपनी पेरेंट्स की लड़ाई को सॉल्व करवाने में लगे हुए हैं और साथ ही साथ हमारे दोनों ट्विंस भी हैं। तो ये भी है एक रेफरेंस। लेकिन ये रेफरेंस ये भी हो सकता है जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर पॉइंट आउट किया था कि वो पेरेंट ट्रैप है, यानी बच्चों को पालने का एक ट्रैप है जिसमें वांडा और विजन हमारे फंस चुके हैं, जो कि मफिस्टो के द्वारा सेट किया गया है। मुझे ऐसा लग रहा है। जब टॉमी को उसकी पावर्स मिल जाती हैं तो वांडा कहती है टॉमी से कि अपने भाई को ले जाओ, घूमो फिरो, लेकिन एलिस स्ट्रीट के और एलिस एवेन्यू के बाहर मत जाना, क्योंकि एलिस एवेन्यू के बाहर ही उसका जो मैजिकल हेक्स है, जो उसका एक तरह का रियलिटी बबल बना हुआ है, वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए वो कहती है उसके बाहर मत जाना, क्योंकि अगर वो उसके बाहर जाएंगे तो शायद वो मर जाएंगे या फिर उनको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में रियलिटी क्या है। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि डार्सी जब स्वॉर्ड के हेडक्वार्टर्स के अंदर उनके कंप्यूटर्स को हैक कर रही होती है तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा हेवर्ड है वो वाइब्रेनियम सिग्नेचर का इस्तेमाल करके विजन को ट्रैक कर रहा है। अब ये ट्रैक क्यों कर रहा है, शायद उसके खुद के मोटिव्स हो सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो विजन का किसी गलत काम के अंदर इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए वो ही इसको ट्रैक कर रहा है। इस सीन के अंदर जहां पे हम देख सकते हैं कि विजन और एग्नेस एक दूसरे को मिलते हैं, बाकी कोई भी लोग कंट्रोल में नहीं है, वो बोल भी नहीं रहे हैं, हिल भी नहीं रहे, लेकिन एग्नेस थोड़ी सी कंट्रोल में हमें देखने को मिल सकती है। इससे ये सजेस्ट होता है कि शायद एग्नेस के पास इस रियलिटी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल तो है, मतलब मोस्टली कंट्रोल शायद वांडा के पास है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल तो एग्नेस के पास भी है, क्योंकि वो हिल भी सकती है और बात भी कर सकती है। जब विजन एलिस स्ट्रीट पे पहुंचता है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक बड़ा सा स्टॉप साइन लगा हुआ है, जिससे ये इंडिकेट होता है कि इसके बाहर मत जाओ, यहीं रुक जाओ, क्योंकि बाहर जाओगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगा। तो काफी अच्छा रेफरेंस ये मुझे लगा। जब जिमी वू और मोनिका रैम्बो और डार्सी लुइस बाहर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, तो फाइनली मोनिका रैम्बो को उस बंदे का टेक्स्ट मिलता है और वो कहते हैं कि मेरा बंदा तैयार है, चलो बाहर चलते हैं, उससे मिलते हैं। अब ये बंदा कौन है? लास्ट 2 एपिसोड्स के अंदर हमें पता चला था कि एक एरोस्पेस इंजीनियर है और हमने सबने स्पेकुलेट किया था कि ये कौन हो सकता है। शायद हमारा डेली रिचर्स हो सकता है, यानी फैंटास्टिक 4 का पार्ट हो सकता है, मिस्टर फैंटास्टिक। मैं भी यही अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक हमने फैंटास्टिक 4 के रेफरेंस देखे हैं, तो शायद ये जो बंदा है जो कि मोनिका रैम्बो को टेक्स्ट कर रहा है, वैक्स में घुसने की बातें कर रहा है और सारी की सारी टेक्नोलॉजी जिसके पास है, मेरे हिसाब से वो रीड रिचर्ड्स यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक हो सकता है। जब ये तीनों एक्स के अंदर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तो डार्सी लुइस मोनिका रैम्बो को कहती है कि तुम्हें उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वांडा के जो मैजिक है, वांडा के जो पावर्स हैं, वो तुम्हारे सेल्स के डीएनए को रीराइट कर चुकी हैं। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, बेसिकली ये हमारी मोनिका रैम्बो की फोटोन या फिर स्पेक्ट्रम की पावर्स का ओरिजिन स्टोरी है। यहाँ पर उसको पावर्स मिल चुकी हैं, जो कि मैंने अपनी ओल्ड वीडियोस के अंदर भी पॉइंट आउट किया है कि फाइनली अब उसको पावर्स मिल चुकी हैं और कैप्टन मार्वल 2 के अंदर उसके पास फुल फ्लैश पावर्स होंगी, जो कि उसको कॉमिक्स में मिली थी। एक डिटेल मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, वो ये है कि जब विजन जो है अपने टाउन से बाहर जाता है और जब उसको रियलिटी उसको वापस से अंदर खींच रही होती है, तो आप देख सकते हैं जो उसके पीसेस अंदर जा रहे हैं वो हेक्सागोन की शेप में है। काफी अच्छी डिटेल मुझे लगी। एक बात और, जब वांडा की रियलिटी का बबल एक्सपैंड हो रहा होता है तो आप उसको गौर से देख सकते हैं, उसके जो कॉर्नर्स है बिल्कुल एकदम 90 डिग्री पे कट हो रखे हैं और ये भी एक हेक्सागोन की शेप है। अब ये हेक्सागोन क्या कर रहे हैं, कोई मुझे बताए यार प्लीज, मैं पागल हो जाऊंगा नहीं तो। और लास्ट डिटेल जो कि मुझे देखने को मिली है वो ये है गाइस कि जब वांडा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपने हेक्सागोन के जो बैरियर है उसको और ज्यादा बढ़ाती है ताकि विजन को कुछ ना हो, इस मूवमेंट के अंदर अब ये वांडा नहीं रही है, अब बन चुकी है स्कारलेट विच और अब वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना अच्छे से जानती है। तो ये थे गाइस वो सारी के सारी डिटेल्स और रेफरेंस जो मुझे देखने को मिले, एंड ऑब्वियसली कुछ चीजें अभी भी छूट गई होंगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ साथ आपको ये एपिसोड कैसा लगा? टू बी ऑनेस्ट इतना अच्छा नहीं था जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा अच्छा था। एक्सप्लेनेशन की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है इसके ऊपर, जाके वो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं उस अच्छी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।